है। तो चलिए भाई हैंडओवर करते हैं आपकी जोरदार ताली के साथ में तुम्हारे जी को जोरदार। थैंक यू। साथियों नमस्कार। साथियों नमस्कार। लगता है नाराज है। नाराज है क्या? साथियों नमस्कार। साथियों मैं आज की क्या बात करूं? आज का जो दिन मुझे मिला है ये कहीं न कहीं उस परमपिता परमेश्वर की वजह से मिला है। तो एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस परमपिता परमेश्वर का। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए परमपिता। और इसके अलावा अगर आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो इसका सबसे बड़ा अगर कोई किसी को श्रेय जाता है तो मेरे माता पिता है, जिन्होंने मुझे कुछ ऐसे सत्कर्म सिखाए कि मैं कहीं भटका नहीं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार मेरे माता पिता के लिए जोरदार तालियां। इसके अलावा अगर मैं इस बिजनेस में आज यहाँ तक पहुंचा हूं और यहाँ तक पहुंचने में अगर सबसे बड़ा रोल किसी का है तो वो है हमारे ग्रेट मेंटर्स। अगर वो मेरे साथ नहीं होते, ये सिस्टम मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं आज ये सम्मान नहीं ले पा रहा होता। तो मेरे ग्रेट मेंटर्स की वजह से ये सारी चीजें हासिल हो पाई है। तो मैं चाहूंगा मेरे जितने भी ग्रेट मेंटर्स हैं सबके लिए इसके अलावा जो सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है, क्योंकि अगर मैं आज यहाँ पे माइक पकड़ के बोल पा रहा हूँ, आज सम्मान ले पा रहा हूँ, तो ये मेरी वजह से नहीं, मेरे में ऐसी कोई खासियत नहीं थी कि मैं सम्मान ले पाता या मैं इसका हकदार बन पाता। अगर आप सब लोग मेरे साथ नहीं होते, ये टीम अगर मेरे साथ नहीं होती, ये कारवां अगर मेरे साथ नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं। तो अगर सबसे बड़ा कोई किसी को श्रेय जाता है तो वो जाता है इस टाइगर थैंक यू। साथियों कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय जरूर देना चाहूंगा। ऐसे कितने लोग हैं जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? पहली बार एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। अरे क्या बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम कुमराज अब्दुलकर है, रहने वाला बैतूल का हूँ। बैतूल में भी एक छोटा सा गांव है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे पापा किसान थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, और मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो गांव के सरकारी स्कूल में हुई है। और आप अगर कोई किसान परिवार से बिलोंग करता होगा, कोई गांव से बिलोंग करता होगा, तो आप समझ सकते हैं कि गांव के सरकारी स्कूल में किस तरीके से पढ़ाई लिखाई होती है। कितने लोग हैं ऐसे मेरे जैसे किसान? अरे क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं। तो एक बार जोरदार तो सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और मेरे माँ बाप का सपना था कि कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, और मेरी भी चाहत थी कि यार कोई मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन जब मैंने 12वीं पास की तो मेरे जो परसेंटेज थे वो जानना चाहते हैं? 52%। कितने परसेंट? आप बताओ, 52% से अगर कोई 12वीं पास करे तो नौकरी मिलने की कोई उम्मीद है क्या? कोई उम्मीद नहीं थी। और सोचा क्या किया जाए, तो मैंने बैतूल में जेएच कॉलेज में एडमिशन ले लिया। सोच रहा था कुछ बीएससी करके आगे कुछ कर लेंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, क्योंकि कई सारे लोग बीएससी एमएससी और बहुत सारी पढ़ाई करके और फिर नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे थे और उनका भी कुछ जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। तो मुझे भी लगा कि मेरा भी ऐसे होने वाला है। तो उसी समय पे मुझे किसी ने सलाह दी, जो मेरे टीचर थे उन्होंने सलाह दी कि आप ऐसा करो, आर्मी के लिए ट्राई कर लो। और मैंने आर्मी के लिए ट्राई किया।
और उस परमपिता परमेश्वर ने मेरी सुन ली। 22 सितंबर 2005 को मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया। थैंक यू। शायद आप लोगों को ज्यादा खुशी नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी थी। साढ़े 17 साल की एज में अगर किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए तो खुशी होगी नहीं होगी? मुझे जितनी खुशी थी उससे कई ज्यादा खुशी मेरे परिवार में थी, और उससे कई ज्यादा खुशी मेरे मोहल्ले में और गांव में थी। क्या हमारे गांव का एक लड़का आर्मी में चला गया, ये खुशी थी पूरे गांव में। थैंक यू। और मुझे भी लग रहा था कि अब तो कुछ हो गया। ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट की। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में कुछ फंड मिलता है, तो मैंने सोचा कुछ तो करना चाहिए। एक मोटरसाइकिल ले ली, और मोटरसाइकिल पे बढ़िया बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है आर्मी, आज भी लिखा हुआ है। आज की जो बाइक है आज भी लिखा हुआ है। ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो आर्मी वाले होते हैं उनकी मोटरसाइकिल पे लिखा होता है मैंने भी लिखवाया, और उस मोटरसाइकिल को लेकर फिर घूमता था। ऐसा लगता था यार अपनी टाटा बिरला है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। जैसे ही मेरी नौकरी 10-12 साल हुई और मैं देख रहा था पीछे पलट के कि मैंने जीवन में क्या हासिल किया, तो मैं बैंक बैलेंस के नाम पे देख रहा था जीरो। ऐसी बात नहीं है कि नौकरी से कुछ नहीं हुआ, नौकरी से बहुत सारी चीजें हुई। कच्चा घर था उसको पक्का कराया, सिस्टर की शादी कराई, कुछ कर्ज था वो कर्ज दे दिया, खेत में पैसा लगा दिया, अपग्रेड तो हुआ। लेकिन जो मैं चाहता था वो सारी चीजें नहीं हो पा रही थी। 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट होती थी और 20 तारीख के बाद में पता नहीं लगता था कहां चली गई। फिर 20 तारीख के बाद में 1 तारीख का इंतजार होता था। फिर किसी से पूछते थे, अरे यार इस बार सैलरी कब आएगी, इस बार लेट हो रही, अच्छा पे स्लिप आएगी क्या देखना इस बार। ऐसी बातें चलती थी, और कई बार तो किसी से उधार लेने की तक नौबत आ जाती, तो दे दे यार 1 तारीख को आएगी दे दूंगा ना। ऐसा होता है ऐसा होता है। कई सारे लोग होंगे जैसे नौकरी वाले भी ऐसी हालत बनती है। तो ऐसी जिंदगी चल रही थी। मैं चाहता था जीवन में कुछ करना, चाहत थी मेरी, और इस चाहत की वजह से मुझे किसी ने सजेशन दिया कि यार शेयर मार्केट में बहुत पैसा है। कहां पैसा है बहुत ज्यादा? शेयर मार्केट में। तो मैंने शेयर मार्केट करना स्टार्ट कर दिया, और शेयर मार्केट करना स्टार्ट किया। 2-3 साल तक करता रहा, तो प्रॉफिट लॉस चलता रहा। कुछ भी उसमें समझ में नहीं आ रहा था, कोई नॉलेज नहीं था। और इसी बीच में मैं मथुरा में पोस्टेड था, और जब मैं मथुरा में पोस्टेड था और एक्सचेंज में नौकरी कर रहा था, वही प्रॉफिट लॉस वाला काम चल रहा था। इसी दरमियान एक देवदूत के माध्यम से मुझे बिजनेस प्लान दिखा दिया गया, और उस शख्स का नाम था रोशन कुमार जी। रोशन कुमार जी मेरे पास आए और मुझे बताने लगे, ये कंपनी है, ये शिक्षा, सेहत, पेंशन, तकनीकी सुरक्षा पद्धति, और ये सामान लेके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, और यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें बता रहे थे। लेकिन मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं, मेरा एक्चुअल में ध्यान था लैपटॉप के ऊपर, क्योंकि मैं उधर वो चल रहा था मेरा शेयर मार्केट वाला काम। तो आधे घंटे तक मुझे समझाते रहे। आधे घंटे बाद मैंने बोला, रोशन कुमार जी हो गया आपका? बोले हाँ हो गया। बोला आपने कितना कमाया? बोले कुछ नहीं। मतलब मैंने देखो 4000 रुपए कमा लिया। अब वो मुझे कन्विंस करने आए थे, उल्टा वो कन्विंस हो गए। बोला यार ये काम तो बढ़िया है, मैं आधे घंटे में कुछ कर नहीं पाया, लेकिन 4000 रुपए कमा लिया। मैं बोला चलो आपको बढ़िया कैंटीन लेके चलता हूँ, समोसे खिलाता हूँ। और मैंने उनको समोसे खिलाए, और जाते समय उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। जाते समय उन्होंने बोला अब्दुल कदीर ठीक है मत करना, लेकिन हमारे एक सीनियर लीडर है, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं, उनसे आप मुलाकात कर लीजिए, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। बोला ठीक है फौजी आदमी, मुलाकात कर लेंगे। और मैंने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद में उन्होंने एक बात मुझे बोली, जानना चाहते कौन सी बात बोली? उन्होंने एक बात बोली मुझे, बोला अब्दुल कदीर एक बात बताइए, जो आप काम कर रहे हैं उसमें रिस्क कितना है? बोला आप जो शेयर मार्केट वाला काम कर रहे हैं इसमें कितना रिस्क है? बोला सर 100% रिस्क है, पैसा जा भी सकता है और आ भी सकता है। बोला अगर आप इस काम को करते हैं तो यहाँ पे क्या रिस्क है? मैंने 1 मिनट के लिए सोचा, बोला सर यहाँ तो कोई रिस्क ही नहीं, मैं पैसा दे रहा हूँ, बदले में सामान ले रहा हूँ, तो यहाँ तो कोई रिस्क ही नहीं।
बोला मान लीजिए यहाँ पे कोई 1% का भी रिस्क नहीं है, और अगर यहाँ 3-4 साल काम कर लिया जाए और यहाँ से जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आप यहाँ से 50 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो आप बताओ सर जिंदगी बन सकती है कि नहीं बन सकती? मैंने बोला सर बन सकती है। और बताओ सर करना क्या है, ये बताओ सब समझ में आ गया करना क्या है? बोला कुछ नहीं सर, एक सामान खरीदना है। मैं सामान की आप ही बता दो क्या खरीदना है। उन्होंने बताया ट्रेंगल के फायदे बताए, और मैंने ट्रेंगल से यहाँ से ज्वाइनिंग ले ली। बड़ा मोटिवेट था कि यहाँ से 3 से 4 साल में मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और ये काफी दिन तक चलता भी रहा। स्टार्टिंग में उन्होंने जैसा बताया कि आप अभी किसी को प्लान बता नहीं पाएंगे, मैं आपकी मदद के लिए आऊंगा। आप पहले तो अपने नियरेस्ट डीएस को कॉल करके उनसे पैसा मांग लीजिए। मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया और उनसे पैसा मंगवा लिया, बड़ी सिस्टर को कॉल किया, उनसे पैसा मंगवा लिया। हालांकि उन्होंने मुझसे पूछा कि पैसा क्यों चाहिए। मैंने बताया ठीक है, काम है, अर्जेंट काम है, तुम पैसा दे दो, बाद में बताओ। और उस समय पे प्राइवेट नौकरी किया करती थी मेरी सिस्टर, और उन्होंने लंच में जाके पैसे ट्रांसफर कर दिए। बड़ी सिस्टर ने भी पैसे ट्रांसफर कर दिए, मेरे बुआ का कोई बेटा था उसने भी पैसे ट्रांसफर कर दिए। ऐसे करके 3 लोगों की ज्वाइनिंग हो गई मेरे पास। कितने लोगों की? 3। और 3 लोगों की जैसे ही ज्वाइनिंग हुई, मेरा जो पहला चेक बना वो 4,500 रुपए का बना था। 4,500। मुझे लगा बड़ा बढ़िया काम है, फोन करो, पैसा मांगो और चेक बनवाओ, इससे आसान काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। बड़ा अच्छा लग रहा था। इसके बाद में जो कुछ साथ वाले थे तो उनको मैंने बताना शुरू किया, तो मेरे जो सीनियर थे अपलाइन, उन्होंने बोला मैं आपकी हेल्प लिए आता हूँ, और उन्होंने कुछ लोगों को प्लान बताए और उसमें से भी 6-7 लोग ज्वाइन हो गए। तो ऐसे 10-15 दिनों के अंदर मेरी 10 से 12 लोगों की टीम बन गई। 10 से 15 दिनों के अंदर मुझे लगा बढ़िया काम है। ऐसे अगर चलता रहा तो साल भर में ही अपन हो जाएंगे डायमंड, और डायमंड हो जाएंगे साल भर में लाखों रुपए की कैपिंग वेपिंग सब हासिल कर लेंगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। 10-12 की टीम के बाद में उन्होंने सामान तो खरीद लिया, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था। और मैं किसी को फिर दोबारा फोन कर रहा हूं तो फोन पे मुझे बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहे थे, बढ़िया बढ़िया सलाह मिल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि पहले तो लोगों ने बहुत आसानी से ज्वाइन कर लिया, अब ये सामान क्यों नहीं खरीदे? हेलो, बात समझ में आ रही है? तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो सर ने मुझे बोला अमूलकर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा है, और उस फंक्शन को अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी और आपके साथ में बड़ा कारवा बनेगा। मथुरा में एक प्रोग्राम हो रहा था ड्यूक पैलेस में, और वहां मुझे इनवाइट किया गया, और इनवाइट नहीं बोल सकता हूं, किडनैप करके ले जाया गया। संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, और मैं बहाने कर रहा था। मैं बोला सर आज ड्यूटी ऑफ है, थोड़ा वक्त काम है पर्सनल वो कर लेता हूं। लेकिन अप्लाई तो अप्लाई होते, उनको पता था मेरे बारे में। वो बाइक लेके आ गए और मुझे बाइक पे बिठा के जबरदस्ती प्रोग्राम में ले आए। अब जैसे ही प्रोग्राम में आए और लालच दिया था, सब खाने पीने की सब सेटिंग है, हमारा टेंशन मत लो, संडे का दिन है, बढ़िया खा पी के आएंगे बाहर से। और जी आदमी ऐसे ही सोचता है, मेस का खाना खा के बोर हो जाता है, तो सोचता है ठीक है संडे के दिन बाहर से ही खाना खाने। जैसे ही मैं वहां गया तो मुझे बोला 700 रुपए का एंट्री पास दे दे। कितने रुपए का? 700 रुपए का एंट्री पास। बोला साला ये तो खाना महंगा पड़ गया। सही है, लेकिन मैंने वो एंट्री पास लिया और खाना खा के वो प्रोग्राम अटेंड किया। वो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मुझे ऐसा लगा, मैंने वहां पे महागुरु जी विजयपाल सर को सुना था, और महागुरु जी विजयपाल सर की वहां एंट्री देखी थी। मैं एक बार चाहूंगा महागुरु जी विजयपाल सर की जोरदार तो मुझे ऐसा लगा थैंक यू कि अगर इनका सम्मान हो सकता है, ये यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, और भी कई सारे लीडर्स को मैंने वहां पे सुना, तो मुझे ऐसा लगा महागुरु जी लोगों को भी वहां पे सुना था, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये सभी लोग कमा सकते हैं तो कमा तो मैं भी सकता हूँ। क्या फर्क है? हो सकता है मेरे से थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मेरे से थोड़ा सा कोई ज्यादा गोरा होगा, कोई ज्यादा ऊंचा होगा, कोई ज्यादा ढीला होगा, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अगर कोई एक कमा सकता है तो फिर मैं भी कमा सकता हूं। उस दिन मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेके फिर मैंने 1 महीने की छुट्टी अप्लाई की।
मतलब जाते हैं भी बैतूल में करते हैं कुछ, यहाँ तो कुछ हो नहीं पा रहा है और फोन पे भी कुछ हो नहीं रहा है, जाके थोड़ा फिजिकली मिलके करते हैं। और मैं 1 महीने की छुट्टी लेके आया और 1 महीने की छुट्टी में गुरुजी ने मेरे से कमिटमेंट भी पूछा था, बोला अमूलकर जी 1 महीने की छुट्टी जा रहे हो, कितने लोगों की ज्वाइनिंग करा दो? बोला सर 30 दिन की छुट्टी है, कम से कम 30 लोगों को तो ज्वाइन कराई दो। ये कमिटमेंट करके आया और जैसे यहाँ बैतूल में आया, पूरी प्लानिंग बनाई, फोल्डर वोल्डर लेके आया, पहले ही व्यक्ति को मैं प्लान करने बैठा और गीता जी के माध्यम से वो व्यक्ति था, उनको मैं प्लान कर रहा था, उन्होंने पूरा प्लान मेरा सुना और प्लान सुनने के बाद वो मुझे बोलते हैं, बोला अमूलकर जी आपका एक्साइटमेंट अच्छा है, सारी चीजें बढ़िया है और मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूं और रिटायरमेंट के बाद अभी मैं बैंक में गार्ड की नौकरी कर रहा हूं और ये जो काम आप बता रहे हैं ये 2 जोड़ने वाला, ये काम कई सारी कंपनी में मैं कर चुका हूं, आज तक बैतूल में कोई डायमंड बना नहीं, क्योंकि जो बैतूल है ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ये आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पे आज तक कोई डायमंड बना नहीं और आगे भी कोई बनेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार एक तो फौज से रिटायर्ड है, दूसरी नौकरी कर रहे हैं, इसके अलावा मैं जिस कंपनी में काम करने की शुरुआत कर रहा हूं ये ऑलरेडी कितनी 8-10 कंपनी में कर चुके हैं, तो इनका कुछ नहीं हुआ तो मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? और मेरा पहला प्लान था, लाइफ का पहला प्लान, तो बड़ा असमंजस में था मैं, लेकिन एक चीज जो उन्होंने बोल दी वो सारा कहीं ना कहीं मुझे चुभ गई। उन्होंने एक बात बोली थी कि आज तक कोई डायमंड बना नहीं और आगे कोई बनेगा नहीं। मैंने उस दिन उनसे नहीं बोला, अपने आप से वादा किया, मैंने बोला आज तक कोई डायमंड बना हो या ना बना हो, लेकिन आज के बाद ये कलंक मैं बैतूल के नाम से धो दूंगा, क्योंकि आज तक बैतूल में सिर्फ ऐसी कंपनी नहीं आई, आज तक तो मैं अमूलकर ने ज्वाइन नहीं किया। अगर सिर्फ ऐसी कंपनी होती, मेरा तमाम सिस्टम होता तो मैं डायमंड को बन गई था और आज तो मैंने ज्वाइन किया है और डायमंड को बन के दिखाएंगे, डायमंड को बन के दिखाएंगे, और डायमंड को बन के दिखाएंगे। ये वादा किया था उस दिन से, आप वादा किया कुछ भी हो जाए डायमंड बन के दिखाएंगे। उस दिन ये बात लग गई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था काम कैसे करें। डायमंड तो बनना है, आग लग गई थी अंदर से, डायमंड तो बनना है। मैंने अपना इनको कॉल किया, मैं बोला सर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं लोग मार्केट में, क्या किया जाए? अपना ने एक ही बात बोली, अगर बड़ा काम करना चाहते हो, इतिहास बनाना चाहते हो, तो अकेले के बलबूते पे नहीं होगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम की अगर मदद दोगे तो आप बड़ा काम कर सकते हो। अल्लाह सर मैं तैयार हूं, सिस्टम की मदद लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे करना क्या होगा? बोला जैसा जैसा सिस्टम बोल रहा है वैसा वैसा आप काम करते चलो। सबसे पहला काम, सिस्टम बोलता है आप प्लान और फॉलोअप करो, आप प्लान और फॉलोअप करो। See more pupils, so more plan. See more pupils, so more plan. See more pupils, so more plan. बोला आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बोला लगातार काम करते चलो। और मैंने सर की बात मानी और मोटरसाइकिल की टैंक फुल कराई। आज तो साला पूरे बैतूल में मोटरसाइकिल घूम रही थी और एक दिन में 20-20 प्लान करता था। सुबह मॉर्निंग से निकलता था और टिल नाइट, जब तक लोग मिलते रहे तब तक प्लान चलते रहे। कोई टाइम नहीं था, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं था कि इतने बजे से इतने बजे तक करूंगा। 20-20 प्लान मैं लगातार प्लान करते जा रहा हूं, लगातार प्लान करते जा रहा हूं, लेकिन रिजल्ट 0। सर अब क्या हो रहा है? मैं इतने लोगों से मिल रहा हूं, इतने लोगों को इस बिजनेस की जानकारी दे रहा हूं, लेकिन कोई ज्वाइन नहीं कर। तो सर ने फिर एक बात बताई, बोला जिनको आप प्लान कर रहे हैं अमूलकर जी, उनका फॉलोअप भी करना होता है। जिसको आप प्लान कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप भी करना होता है। बोला ठीक है सर, फॉलोअप भी कर ले। फॉलोअप करने की शुरुआत की, जानता कुछ नहीं था,
फॉलोअप में किस तरीके से फॉलोअप होता है, क्या बातें होती है, कुछ पता नहीं। और जब भी मैं घर से निकलता था या घर से निकलने की बात करता था, मन में डर सा होता था, यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सोच तो लिया है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक कंपैरिजन करता था। जानना चाहते हैं? अपने मन में कंपैरिजन करता था। और कंपैरिजन ये था, मैं सोचता था कि अगर मैं नौकरी करूं, काम तो मुझे वहां पे भी करना है, और अगर मैं यहां पे करूं तो काम तो मुझे यहां पे भी करना है। लेकिन अंतर क्या है? वहां पे जो काम होगा वो बॉस की मर्जी से होगा, और यहां पे जो काम होगा वो मेरी मर्जी से होगा। आप बताओ, किसकी मर्जी से काम करना चाहिए, बॉस की मर्जी से या अपनी मर्जी से? दूसरी बात, मैं सोचता था कि अगर मैं नौकरी करता हूं तो वहां डर क्या है? वहां गोली का डर है। और अगर मैं फील्ड में जाता हूं तो यहां डर क्या है? यहां गोली का डर। लोग ना बोलेंगे। आप बताओ, गोली अच्छी कि गोली अच्छी? गोली अच्छी कि गोली अच्छी? दूसरी चीज और कंपैरिजन करता था कि यार अगर मैं नौकरी करता हूं तो वहां क्या डर है? वहां जान जाने का डर है। और अगर मैं फील्ड में काम करता हूं तो यहां क्या डर है? यहां लोगों के ना बोलने का डर है। इससे ज्यादा क्या है? आप बताओ, जान जाना अच्छा है, लोगों का ना बोलना अच्छा है? तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार उस काम से तो ठीक है। ऐसा लगा कि यार ये काम उस काम से तो बहुत आसान है। ना तो यहाँ जान जाने का जोखिम है, ना तो यहाँ गोली का डर है, ना तो और किसी चीज का डर है। करते हैं। लेकिन जब मैं फॉलो करने गया तो बहुत सारे सवाल दागे गए। आप लोगों के पास में भी आते हैं सुन लो। मेरे से कई सारे सवाल किए गए और सवालों के जवाब मैं जानता नहीं था। जो भी आता था वो बोलता था कहीं ना कहीं टूटा फूटा, लेकिन एक बड़ी अच्छी खासियत थी। शुरुआत से, डे फर्स्ट से एक अच्छी खासियत थी मेरे अंदर, और वो थी कि सोने से पहले मैं अपलाइन से जरूर बात करता हूं। मैंने अपलाइन को जैसे ही शाम के समय कॉल करता था कि सर आज ये क्वेश्चन पूछा गया, आज ये क्वेश्चन, वो फलाना आदमी ऐसा बोल रहा था, वो फलाना आदमी ऐसा बोल रहा था, आज उसने तो मुझे वहां से भगा ही दिया, बहुत सारी चीजें बताता था। तो सर ने मुझे रिकमेंड किया, बोला अंबुलकर जी आपको टूल्स मिले? मैंने टूल्स क्या सर? बोला आपको एक प्रगति सूत्र करके बुक मिली होगी, एक फोल्डर मिला होगा, और एक शुभारंभ करके एक बुक मिली होगी। बोला जी सर मिली हुई। बोला उस प्रगति सूत्र को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे जो आपसे 2-4 सवाल जो पूछे जा रहे हैं, ऐसे कम से कम 60 सवालों के जवाब दिए हुए। अगर एक बार आप उनको पढ़ते हैं तो जो आपसे सवाल किए जा रहे हैं उनके जवाब आप आसानी से दे पाओगे। और मैंने अपलाइन की बात मानी और वो बुक को पढ़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। और जब भी मुझे प्रॉब्लम आती थी, जब भी मुझे कोई सवाल पूछता था, तो मैं घर आके एक ही बुक उठाता था, और वो थी प्रगति सूत्र। और धीरे धीरे करके मैं उन सवालों के जवाब सीख गया, और जैसे मैं जवाब देना मैंने स्टार्ट किया, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग भी आना शुरू हो गई, और 10-20 लोगों की टीम यहाँ पे भी बैतूल में स्टार्ट हो गई। इसी दरमियान मेरा आर्मी के डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेनिंग के लिए नाम आ गया, और मुझे जबलपुर जाना पड़ा। 6 महीने का कोर्स था, और उस कोर्स में ट्रेनिंग में कोई अगर आर्मी पर्सन है तो समझ सकता है कि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, या सुबह दूसरे दिन सुबह तक, कुछ पता नहीं होगा। तो इतना बिजी शेड्यूल था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं अब कैसे काम कर पाऊं। लेकिन सिस्टम की पावर देखो, मैं वहां नौकरी कर रहा था, लेकिन मेरे अपलाइन और सिस्टम की वजह से कई बार मेरे ना रहते में यहाँ पे लोगों के साथ में प्लान, फॉलो, ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन, सारी की सारी चीजें यहाँ पे लगातार हो रही थी, और मेरी टीम लगातार ग्रोथ कर रही थी। और जिन मेंटर्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे प्रेजेंट ना रहते हुए भी जिन मेंटर्स ने मुझे सपोर्ट किया, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे बोल पा रहा हूँ। और उसमें से जो हमारे खास 2 मेंटर है, जिन्होंने बिल्कुल बेसब्री से
मुझे यहाँ तक उठा के लेकर आए, वो आज हमारे बीच में मौजूद है। मैं कहना चाहूंगा थैंक यू। और धीरे धीरे करके मेरी टीम बनना स्टार्ट हुई। 50 की टीम बनी, 50 की टीम बनी, मैं सिल्वर बना। और गुरुदेव ने बोला अमोलकर जी आप बैतूल में बेनिंग चला सकते हैं। मुझे नहीं पता था बेनिंग किस चिड़िया का नाम होता है। सिल्वर लेवल था, 50 की टीम थी, कुछ पता नहीं था कि यार बेनिंग कैसे चलता है, क्या चीजें होती है, कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन एक चीज स्टार्टिंग से डे फिक्स रही है कि जिस भी काम को अप्लाई ने बोल दिया उसकी 100% जिम्मेदारी ली है और उसको निभाया 100% जिम्मेदारी ली। गुरुदेव ने बोला बेनिंग चल सकता है, बेनिंग स्टार्ट किया। बोला ग्रुप मीटिंग ले लो, ग्रुप मीटिंग किया। FIM कर लो, FIM किया। बोला कोर ट्रेनिंग कर लो, कोर ट्रेनिंग किया। फंक्शन कर लो, फंक्शन किया। और धीरे धीरे टीम बढ़ना स्टार्ट हुई। पहले मैं सिल्वर बना और फौज में रहते रहते गोल्ड बना, पर्ल बना, कोरल बना, टोपाज बना और इवन इमराल्ड तक में फौज में रहते रहते इमराल्ड बन गया। थैंक यू। ये सारा का सारा अगर मेरे साथ कारवा बना है तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम और अपलाइन की वजह से हो पाया। अगर मेरे साथ में ग्रेट मेंटर्स नहीं होते तो शायद ये कारवा नहीं बन पाता। और मुझे नहीं आइडिया था कि टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या होगा कि नहीं होगा। बस लगातार काम करता जा रहा था। जो अपलाइन बोल रहे थे वो जिम्मेदारी लेता हुआ जा रहा था। एक बात मुझे एक ट्रेनिंग के माध्यम से पता चली थी और मैं आपसे स्टोरी के माध्यम से शेयर करता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक कपल था, चिड़िया का एक कपल था और वो समुद्र के किनारे पे सैर करने गए हुए थे और अचानक से समुद्र में से एक लहर निकली और लहर ने क्या किया, उनका एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा उस लहर में डूब गया। तो दोनों जो कपल थे, चिड़िया और दोनों कपल, वो विलाप कर रहे थे। थोड़ी देर विलाप करने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि कुछ भी हो जाए हम अपने बच्चे को वापस लेकर आएंगे। और उन्होंने अपनी चोंच में छोटे छोटे कंकर लेकर समुद्र में फेंकना स्टार्ट किया। जब समुद्र में छोटे छोटे कंकर डाल रहे थे तो और भी जो चिड़िया और भी वहां पे जो पक्षी आ रहे थे उन्होंने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। बोला आप क्या कर रहे हैं? बोला हम समुद्र को सुखा देंगे। बोला ये तुम्हारी छोटी सी चोंच है और इस छोटी सी चोंच से क्या तुम समुद्र को सुखा सकते हो? तो उन्होंने एक वर्ड बोला, उनसे एक शब्द बोला मुझे सलाह नहीं साथ चाहिए, सलाह नहीं साथ चाहिए। और कुछ लोग उनके साथ आ गए और उन्होंने भी अपनी चोंच में पत्थर भर भर के उस समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। उनको देखकर और भी पक्षी आए और उन्होंने भी एक बात बोली, बोला ये क्या कर रहे हो? ऐसे आपके चोंच में पत्थर भर के फेंकने से कहीं समुद्र सूखने वाला नहीं है। तो उन्होंने भी एक ही बात बोली उन पक्षियों से, बोला सलाह नहीं साथ चाहिए। और भी उनके साथ जुड़ते चले गए और ऐसे करके लगभग संसार के बहुत सारे पक्षी उनके साथ जुड़ गए और सभी लोग अपनी चोंच में पत्थर उठा के उस समुद्र में फेंकने लगे। ये सारा दृश्य गरुड़राज ने देखा, पक्षीराज गरुड़ जी ने देखा और उन्होंने भी बोला ये क्या बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं? क्या तुम्हारे चोंच में पत्थर फेंकने से समुद्र सूख जाएगा? तुम सारे पक्षियों ने पक्षीराज गरुड़ जी से एक बात बोली, बोला सलाह नहीं साथ चाहिए। और पक्षीराज गरुड़ जी ने भी बोला ठीक है मैं भी आपका साथ देता हूं। जैसे ही वो साथ देने के लिए वहां पे पक्षियों के बीच में जाने लगे तो भगवान विष्णु ने बोला अरे तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां बेवकूफ बन रहे हो? ऐसे कुछ होता है क्या? पक्षियों के चोंच में पत्थर, कंकर पत्थर फेंकने से समुद्र थोड़ी सूखने वाला है। तो पक्षीराज गरुड़ जी ने भी एक बात बोली, सलाह नहीं प्रभु साथ चाहिए। और
भगवान श्री विष्णु ने भी सोचा, अब गरुड़ जी बोल रहे हैं कि सलाह नहीं साथ चाहिए, बोला चलो मैं भी चलता हूं। अब भगवान विष्णु स्वयं आ गए समुद्र के पास और समुद्र से बोले देख भाई, ये इनका बच्चा वापस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सूखना तो तुझे पड़ेगा। आप बताओ, अगर भगवान विष्णु आ जाए तो फिर कोई जीत सकता है क्या? और समुद्र को मजबूर होकर उनका बच्चा वापस करना पड़ा। मैं इस कहानी से आपको सिर्फ इतना सा मैसेज देना चाह रहा था कि मैंने भी बैतूल में एक स्टार्ट किया था, छोटा सा, अकेला था और प्लान दिखा रहा था। कई सारे लोगों ने मुझे सलाह दी, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कोई बन नहीं सकता। कई सारे लोगों से मिला और मन में यही बात थी कि सलाह नहीं साथ चाहिए, सलाह नहीं साथ चाहिए। और कुछ लोग मेरे साथ आ गए और उन्होंने भी यही बात बोली कि सलाह नहीं साथ चाहिए। और भी लोग कारा बनता चला गया और आज पूरे बैतूल में और पूरे मध्य प्रदेश में 6000 से ज्यादा लोगों की टीम मेरे साथ है, 6000 से ज्यादा लोगों की टीम साथ है। इस बिजनेस की वजह से आज तक मैं जो अचीव कर पाया हूं, लगभग 35 लाख रुपए से कमा चुका हूं। 35 लाख रुपए अचीवमेंट की अगर बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आर्मी से मैंने अचीवमेंट नहीं ली, आर्मी से भी अचीवमेंट ली। आर्मी में था तब मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी, 13 साल नौकरी हो गई थी तब मैंने एक प्लॉट खरीदा था। आर्मी से भी अचीवमेंट लिए थे, लेकिन यहां पे आने के बाद, सेफ शॉप में आने के बाद मैंने यहां से 14 लाख रुपए की इको स्पोर्ट टॉप मॉडल कार खरीदी, टॉप मॉडल कार। जब कई सारे लोग तालियां नहीं बजा रहे, मतलब कार खरीदने कौन सी बड़ी बात खरीदी है, फौजी आदमी है, नौकरी में था, खरीद ली, सही बात। अगर मैं बिजनेस में नहीं होता तब भी कार खरीद लेता, ठीक है 14 की नहीं खरीदता तो 7 की तो खरीद ही लेता, बात सही है नहीं है? तो बड़ी बात यह नहीं है कि मैंने कार खरीदी, बड़ी बात यह है कि मेरे साथ में 10 ऐसे लोग हैं मेरी टीम में जो आज कार मेंटेन करते हैं, यह बड़ी बात है। अगर मैं ड्यूटी में होता तो अकेला कार खरीद सकता था, किसी को दिला नहीं सकता था, लेकिन आज मेरे साथ में 10 लोग कार मेंटेन करते हैं। इस बिजनेस की वजह से मैंने भोपाल में प्लॉट खरीदा 1000 स्क्वायर फीट का। इसी बिजनेस की वजह से पिछले साल मैंने 40 लाख रुपए का एक डुप्लेक्स खरीदा बैतूल में। बहुत सारी चीजें हुई और इसके अलावा एक छोटे से परिवार से, किसान परिवार से, कभी सोचा भी नहीं था कि पूरा इंडिया भी घूम पाएंगे, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद इंडिया तो घुमा ही घुमा है और यहां से मुझे विदेश के भी ट्रिप मिले, 2 बार थाईलैंड और 1 बार स्विट्जरलैंड पेरिस का ट्रिप मिला इसी बिजनेस की वजह से। और मैं एक ही चीज आप लोगों से बोलना चाहता हूं, उस दिन मुझे बोला गया था कि बैतूल से कोई डायमंड नहीं बन सकता, मुझे आग लगी थी, मैंने कमिटमेंट लिया था कि साला कुछ भी हो जाए डायमंड तो बन के दिखाएंगे। और मैं आज यहां सैकड़ों लोगों से आह्वान करता हूं, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? और अगर आप साथ देने के लिए तैयार हैं तो मैं वादा कर सकता हूं, आने वाले समय में ये हॉल में बैठे हुए सारे लोग, सैकड़ों में सैकड़ों लोग डायमंड की कगार पे होंगे, सारे के सारे लोग डायमंड बनेंगे, डायमंड बनेंगे, डायमंड बनेंगे। सेल्स ऑफ इंडस्ट्री में अगर कोई इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास में बैतूल का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा काम करके दिखाएंगे। उसने एक डायमंड की बात बोली थी, आगे देख यहाँ सैकड़ों डायमंड बैठे, सैकड़ों डायमंड बैठे हुए, सैकड़ों डायमंड बैठे हुए। मैं अपनी डायमंड सिप की बात करूं, मेरी डायमंड सिप 2024 में फाइनल है। कितने लोग
कितने लोग एक्साइटेड है? 2024 में ये जो बेल्ट है ये डायमंड का बेल्ट होगा, ये कमिटमेंट है आपका। और खुशी मुझे ज्यादा नहीं होगी डायमंड के बेल्ट की, खुशी उस दिन ज्यादा होगी जब इस हॉल में बैठा हुआ हर एक शख्स डायमंड होगा, हर एक शख्स डायमंड होगा, तब खुशी होगी। तब तक सारा जान से काम करने वाले, जी जान से काम करने वाले तैयार है क्या आप लोग? मैं फिर आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, जैसे वहां पे बोला गया था कि सलाह नहीं साथ चाहिए, क्या आप लोग साथ देने के तैयार है? तैयार है? तैयार है? तो ऐसे नहीं होगा, खड़े होके एक बार मेरे साथ भी बोलेंगे पूरी ताकत के साथ में, आई एम